हेलो। चलिए भाई, क्या हाल चाल? कैसा चल रहा है? आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। आज हमने मॉडर्न फिजिक्स लिया है। लॉजिक गेट नहीं है, लॉजिक गेट आप खुद से पढ़ लो, उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें क्या पढ़ाना? बाकी सारी चीजें। और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ाया ही जाता है अच्छे से, इसीलिए उसको भी नहीं लिया है। बाकी चीजें ली हैं, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। क्या कह रहा है भाई? तेरा कैथोड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज्ड। तेरा जो कैथोड है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, उसको चेंज कर दिया आप। सच डेट द वर्क फंक्शन चेंजेस। तेरा उसका जो वर्क फंक्शन है वो आपने चेंज कर दिया। क्या कर दिया? कहाँ से? W1 से W2। और ये भी कहा गया है कि W2 बड़ा है W1 से, ठीक है। इफ द करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंज आर I1 एंड I2। तेरा जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 और I2, मतलब पहली कंडीशन में, और जब तुमने कैथोड बदला तो वर्क फंक्शन बदल गया। ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग एंड बाकी जो चीजें वो सब कांस्टेंट है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन? कि I1 बराबर होगा I2 के, या I2 बड़ा होगा, या I1 बड़ा होगा, या I1 लेस देन होगा किसके? ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हटा दे। ये नहीं है यहाँ। समझ गए? I1 इज लेस देन 2I2 ऐसे। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है आपके पास। चलिए, आपको पता है जो करंट होती है वो वर्क फंक्शन पे नहीं डिपेंड करती, वो मेनली डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। तो इसका मतलब है कि करंट क्या होगी आपकी? डू नॉट चेंज। करंट क्या होगी भाई? करंट डू नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि जो करंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है भाई? करंट फंक्शन होता है किसका? इंटेंसिटी का। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट हुए ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे पर सेकेंड, उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन बदलने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि इंटेंसिटी ना बदली जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब 5 एलिमेंट ABCDE है वर्क फंक्शन, सबका वर्क फंक्शन दिया हुआ है। कह रहा है इफ लाइट ऑफ वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रम इज अलाउड टू फॉल। कह रहा है कि लाइट है जो 4000 एंगस्ट्रम की फॉल कर रही है, तो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इमिटेड होता है? जहां पे जो एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए भाई? वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के क्या हो? ज्यादा हो, या जस्ट इक्वल भी कह सकते हो। अगर वो जस्ट निकल गया मतलब वो, समझ गए? चलो, अब हमारे पास वेवलेंथ दी है, पहले एनर्जी निकालो इंसिडेंट फोटॉन की। कितनी होगी भाई बताओ? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन क्या होती है? शॉर्टकट क्या है? C/λ। तो हम क्या करते हैं? 12400, और वेवलेंथ एंगस्ट्रम में रखेंगे तो एनर्जी किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1240 रखोगे तो नैनोमीटर में रखना अपॉन है 4000। तो क्या होगा भाई? 1 2 1 2, 4 से डिवाइड कर दो, 4 फिर तो आ रही है 3.1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है। मतलब फोटॉन इतनी एनर्जी से इंसिडेंट हुआ है मेटल सरफेस पे। अब जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा वो इमिट कर जाएगा, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए भाई? ए से निकलने के लिए एनर्जी 1.2 चाहिए, और पड़ कितनी रही उस पर? इंसिडेंट कितनी हो रही है? 3.1। इसका मतलब ये तो इमिट हो जाएगा। चलो दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले पे कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए? 2.4। हमारी कितनी इंसिडेंट है? 3.1। इसका मतलब है कि दूसरा भी क्या हो जाएगा? इमिट हो जाएगा। तीसरे के लिए 3.6, ये तो इससे ज्यादा है। 4.8 इससे ज्यादा है। 6 इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये इमिट नहीं होगा। सिर्फ कौन इमिट होगा? ए और बी।
ये और भी कहाँ है भाई, पहला ही ऑप्शन। इसका मतलब है कि वही इमिट होगा जिस जब इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी क्या हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन क्या है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स, बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता। पहला कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एकदम करेक्ट। क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, करेक्ट। इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी भी तो नहीं करता, वो तो करंट करता है। इमीटर की प्रॉपर्टीज बताओ, इस पे डिपेंड करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, नहीं नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। चलो बताओ, इस बात को बताओ, क्या ये भी सही है, क्या इमीटर की भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस ये भी करेक्ट है, इमीटर की भी प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करता है। आप इसको, इसके दो ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअल में, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और इमीटर्स की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फिगर शोज डिफरेंट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट और इधर आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, दीज प्लॉट्स आर पैरेलल, रैंकिंग ऑफ द टारगेट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फंक्शन, ग्रेटेस्ट फर्स्ट विल बी। वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, मैं डेटा पे नहीं जाऊंगा, मैं केमिस्ट्री से सॉल्व कर दूंगा। मुझे पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। रिएक्टिविटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा उससे ना, क्योंकि उसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सीजियम में सबसे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं ना वहाँ पे। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, मतलब उसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन इसमें किसका होगा, हमसे वर्क फंक्शन का ही ऑर्डर पूछ। तो वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, यहाँ से बताओ। सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर रुबिडियम का होगा, फिर सीजियम का। और वैसे भी आपने पढ़ा है, तो आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसा जाता है। अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो ये जो इंटरसेप्ट आता है वो आता है फाई नॉट बाई, फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट जो भी आप लिखते हैं, तो यही तो वर्क फंक्शन है। जितना स्लोप ज्यादा होगा, मतलब जितना इंटरसेप्ट, मोर द इंटरसेप्ट मोर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, जितना ज्यादा इंटरसेप्ट होगा। तो आपको दिख ही रहा है इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम देखो यहाँ तक जा रहा है, सोडियम यहाँ तक, पोटेशियम यहाँ तक, सीजियम सबसे कम। तो वैसे भी देख लो, लिथियम का सबसे ज्यादा है, सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का। केमिस्ट्री से सॉल्व कर लो, केमिस्ट्री से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन लिथियम का, मतलब सबसे ज्यादा चौथे का हो। फिर उसके बाद सोडियम, सोडियम मतलब तीसरा, फिर पोटेशियम मतलब दूसरा, फिर सीजियम मतलब सी ऑप्शन, करेक्ट। सही ना, आगे बढ़े। चलो, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज टू बी इंक्रीज टू, कह रहा अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया गया तो उसकी वेवलेंथ, जो नई वेवलेंथ है लैम्डा डैश, वो क्या हो। चलिए बताएं भाई, पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पहले केस में एनर्जी कितनी है भाई, सी बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन को फाई नॉट, ये पहली कंडीशन, ठीक। ये आपकी एनर्जी है। कह रहा है जब एनर्जी को डबल कर दिया, बोला ना यहाँ पे देखो, एनर्जी क्या हो गई है, जस्ट डबल, जब डबल करोगे तो टू ही हो जाएगी। और कह रहा है वेवलेंथ कितनी हो गई है, लैम्डा डैश, और यहाँ पे वर्क फंक्शन फाई नॉट, ये दूसरा है। अब मैं यहाँ से ई की वैल्यू लाके यहाँ पुट, क्योंकि मुझे एक रिलेशन चाहिए लैम्डा डैश और लैम्डा, तो मैं ई को लाके यहाँ पे रखता हूँ, ई को यहाँ ला के रखूंगा तो क्या हो जाएगा, टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट।
इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा डैश माइनस 5। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 2 hc बाई लैम्डा -2 फाई नॉट। करेक्ट। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये इस तरफ ले जाओ तो प्लस हो जाएगी। माइनस से क्या होगी, प्लस 5 नॉट। भाई फिर क्या आ गया भाई, एच सी बाई लैम्डा डैश। करेक्ट। अब यहाँ से देखो सॉल्व होगी क्या है, यहाँ से सॉल्व हो गया है 2 hc बाई लैम्डा -5 नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा डैश। मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी। कैसे पता चला, क्योंकि जब हम इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब ये वाली इंडिविजुअल वैल्यू इससे बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिविजुअल वैल्यू जो 2 hc बाई लैम्डा है वो एक्चुअल में बड़ी है इससे एच सी बाई लैम्डा डैश। और एच सी से एच सी हटा दो, लैम्डा डैश उधर, लैम्डा इधर, लैम्डा डैश इधर कर दो, लैम्डा उधर कर दो, 2 डिनोमिनेटर में कर दो, तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई λ/2 से बड़ी। मतलब हमारा ऑप्शन तो मिल गया। लैम्डा से बड़ी कैसे होगी, तुम एनर्जी को बढ़ाओगे। देखो तुम एनर्जी को क्या कर रहे हो, कंडीशन क्या आई थी एकदम स्टार्टिंग में, एनर्जी को हमें बढ़ाना है। एनर्जी को हमें बढ़ा के डबल करना है। डबल करने के लिए हमें इस वेवलेंथ को थोड़ी सी घटाना पड़ेगा, तभी तो ये बढ़ेगी। अगर ये इसको भी बढ़ा दोगे तब तो एनर्जी 2E के बजाय ई से भी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें इस वेवलेंथ को कुछ ना कुछ घटाएंगे तभी ये डबल हुआ होगा। इसका मतलब है कि लेकिन हमें कंडीशन क्या मिली, जो लैम्डा डैश है वो λ/2 से तो बड़ा होगा, λ/2 से तो बड़ा होगा, लेकिन लैम्डा से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। समझ गए, क्योंकि हमको ई बढ़ाना है, ई बढ़ाने के लिए लैम्डा थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो वही लैम्डा पूछा था कि कितना छोटा हुआ। क्योंकि भाई अगर तुम ई डबल एनर्जी को बढ़ाओगे तो लैम्डा को तो छोटा, ये तो वर्क फंक्शन है, तो फिक्स है। इसका मतलब इसको घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी तभी तो डबल होगा। तो पहले ही पता चल गया है कि लैम्डा तो 2 लैम्डा तो हो ही नहीं सकता, लैम्डा कभी लैम्डा से ज्यादा नहीं हो सकता, बचे दो ऑप्शन। तो इसलिए यहाँ से हमने इसको मैच करा दिया कि लैम्डा जो होगा वो जस्ट λ/2 से बड़ा होगा लेकिन लैम्डा से छोटा होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई इज दिस। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ जितना मीटर एंटरिंग द आई विथ पीपल एरिया दिस पर सेकेंड फॉर द विजन विल बी नियरली। अच्छा बताओ इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, हमसे क्या दिया हुआ, इंटेंसिटी और क्या दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहे हैं क्या, हमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है। बताओ पावर का फार्मूला बताओ, पावर का, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। और हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ इंटरिंग द पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही पूछा है। ठीक है, हमसे एक्चुअल में नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है कितने इंटर कर रहे हैं पर सेकंड, एन टाइम्स होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एन क्या, ये एक फोटॉन का पावर है और एक फोटॉन है तो एन इंटू E/T। ठीक है, तो बताओ इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट सरफेस एरिया, यही ना। तो मैं पावर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू ए लिख सकता हूँ, इसको लाके मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो मुझे आई इंटू ए इज इक्वल टू एन, और ई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, ई क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा इंटू टी। करेक्ट, हमसे यही एन पूछा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू ए इंटू लैम्डा इंटू टी अपॉन एच इंटू सी। समझ रहे हो ना। चलो, तो हमें आई दिया हुआ है कितना है भाई, सारी वैल्यू दी है, अब रख दो इसी में, एन की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻10। ठीक है, एरिया कितना है जिसमें वो इंटर कर रही है, वेवफिल का 10⁻⁻6। वेवलेंथ कितनी है, दी हुई
वेवलेंथ है 5.6 इंटू 10⁻⁻⁷ ठीक है, अपॉन टाइम तो पर सेकेंड पूछा है तो टाइम एक ही सेकंड रखा जाएगा। एच सी एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। अब इसी को पहले पावर को एडजस्ट करो, ठीक है। कितना होगा भाई पावर? 10 और 6 16, 16 और 7 कितना होता है? 23। 23 और 8 ऊपर गया कितना हो गया? ये माइनस ये प्लस है तो ऊपर जाएगा ये भी तो माइनस ही होगा। 23 और 8 कितना होगा? 31। 31 -34 ऊपर गया है तो +34। 34 से 31 निकाल दो तो बचा 10⁻3। और क्या बचा ऊपर? 5.6। नीचे क्या बचा? 3 6 18, 3 6 18 एक 90, ठीक। क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स में सॉल्व कर लूँ। इसको मैं अप्रोक्स 20 मान, 20 से सॉल्व करूंगा तो अप्रोक्स में कितना आएगा भाई? 25 से 100 आएगा 50। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 6 30, 5 5 20, 280। 280 क्यों आया? क्योंकि मैंने 19.8 को 20 मान के सॉल्व किया है। अगर मैं 19.8 लूंगा तो आंसर 280 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। 280 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 300। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ गए? चलो आगे बढ़ा जाए। देख लो एक बार। चलो आगे बढ़। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज। कह रहा एज अ रिजल्ट। बताओ क्या हो? क्या फार्मूला पड़े हो एक्सरे? ईवी इज इक्वल टू एच सी मिल। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जो एच सी बाई लैम्डा के बराबर होती है। तुम्हें पता है कि अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी? घट जाएगी। बताओ क्या हो? कह रहा है मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीज। यहाँ कह रहा है इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसके भी दो ऑप्शन है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है एक्सरे ट्यूब में, और क्या होगी? और यहाँ से दिख रहा है कि वेवलेंथ घट जाएगी। समझिए? आगे बढ़ा जाए। देख लो। पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? देख लो भाई, थ्योरी के अच्छे क्वेश्चन है। हम्म। हम्म। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाए। हाँ ये क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। कह रहा है ना फोटो सेल बाई क्रोमेटिक लाइट। बाई क्रोमेटिक का मतलब दो अलग अलग, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, बाई क्रोमेटिक का मतलब मतलब दो वेवलेंथ। एक वेवलेंथ कितनी है? 2475 और दूसरी कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। आर इंसिडेंट इन कैथोड हुज वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना? कह रहे इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेट, ठीक है, रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब द फोटो। मतलब वहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, पहले तो ये चेक करो कि किस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगी। चलो पहले एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी पहले वाले की, फर्स्ट वाले की, जो वेवलेंथ कितनी है 24, उसी से निकलेगी क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। कितना है? 247। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है नहीं, एंगस्ट्रम में है ना? हाँ ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कितनी आती हुई दिख रही है? 5 2 10, 5 4 20। मैं अप्रोक्स में ले लेता हूँ। क्या लग रहा है भाई? 5 4 20 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है अप्रोक्स। इसी के आसपास कुछ है, इसी के जस्ट आसपास। अब आप एग्जैक्ट निकाल के मुझे दिख रहे हैं कि वर्क फंक्शन कितना है।
4.8, इससे तो थोड़ी सी ज्यादा ही आ रही है। इससे थोड़ी सी ज्यादा ही आ रही है। अच्छा, दूसरे वाले की एनर्जी कितनी होगी? वो तो बहुत कम हो जाएगी। इससे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 6000, 6000 से डिवाइड करोगे तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी एनर्जी अगर उस पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? क्योंकि वर्क फंक्शन तो 4.8 है। इसका मतलब हमारी इमिशन इससे होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। अब हम उस काइनेटिक, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमें। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इतनी की एनर्जी पड़ी है, इंसिडेंट फोटॉन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट करने में कितनी लग गई भाई? वर्क फंक्शन माइनस करेंगे आप, वर्क फंक्शन माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 0.2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतनी एनर्जी से वो अब निकल जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। आपको पता है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो कह रहा है बताओ रेडियस, यूनिफॉर्म फील्ड है तो एक सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, तो उसका रेडियस बताओ। बताओ रेडियस क्या होता है भाई मैग्नेटिज्म में पढ़े? आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। लेकिन एम वी के फॉर्म में नहीं, हमें काइनेटिक, ये मोमेंटम होता है तो हम क्या लिख लेंगे? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व होके आएगी। समझ गए? चलो इसमें रखो, क्या आएगा बताओ। अब इसमें सारी वैल्यू रखो। अंडर रूट, आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मास, इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका मास कितना होता है? 9.1। तो मैं 9 ले लेता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा अप्रोक्स में सॉल्व करता हूँ, ठीक है? थोड़ा इसमें सॉल्व करूँ मैं, थोड़ा सा मैं अप्रोक्स में सॉल्व। 9.1 को मैंने 9 ले लिया है, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस। काइनेटिक एनर्जी ये है, कितने से निकला वो? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। जूल में कन्वर्ट कर लिए? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अपॉन क्यूबी, चार्ज कितना होता है भाई? चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वो तो कैंसिल होने वाला है। अच्छा, वो रूट के बाहर है, याद रख। ये पूरा रूट में नहीं है, ये पूरा रूट में नहीं, ऊपर दिख रहा है ना, सिर्फ ये रूट में है, ध्यान दे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई भाई? मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होगी ना? कहाँ है? कितनी टेस्ला है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 31 और 19 कितना होता है भाई? 50 होता है। बाहर आएगा तो -25, करेक्ट? समझ रहे हो ना? मैं फट सॉल्व कर रहा हूँ। 19 और 31 होता है 50, बाहर आएगा -25, -25 और नीचे क्या है? -24। तो -24 हट जाएगा, ऊपर -10 बचेगा तो नीचे मैं ले आया, वो 10 को मैं नीचे ले आया। 16 3 ज़ा 48, मतलब 4.8 हो गया ये, ठीक? अब देखते जाओ फटाफट। 16 2 ज़ा, मैंने इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब नीचे 100 आएगा, मतलब नीचे एक 10 और आएगा, करेक्ट? ठीक है। 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 किसका ब्रैकेट स्क्वायर है? 8। तो कितना आ रहा है भाई ये? अब इसको आप सॉल्व कर लें, आपको कोई वैल्यू आती हुई दिखाई देगी ना? अरे नहीं नहीं, ऊपर 9 भी एक है ना, ये 9 छूट गया, बाहर 3 भी आएगा। 8 6 ज़ा 48, मतलब 0.6 आ रहा है। तो 0.65 ज़ा 30, 5 इंटू 10 की पावर-2 आ रहा है, वो भी मीटर में। ये फाइनल आंसर आ गया मेरा। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी एग्जाम में। मैं तो, ये तो समझाने के लिए तो फटाफट होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन। ये ऑप्शन कहाँ पे है? देखो,
अच्छा सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है भाई? Light from a hydrogen discharge tube is incident on the cathode of photoelectric cell. कहाँ से हो रहा है हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से? कह रहा वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड सरफेस कितना है भाई? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोटो करंट टू जीरो, हम चाहते हैं कि फोटो करंट जो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है वो ना हो, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। फोटो करंट वो जीरो चाहे, तो कह रहा वोल्टेज ऑफ द एनोड, कह रहा कितना रखा जाए रिलेटिव टू द कैथोड मस्ट बी मेड, कह रहा है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मतलब एक निगेटिव पोलैरिटी देनी पड़ेगी ना। हम बताओ क्या है। अच्छा एनर्जी क्या होती है भाई? ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? 13.2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है ना भाई, हाइड्रोजन गैस है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में? यही होती है। अब उसमें वर्क फंक्शन कितना है? इतना। तो हमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 13.2 माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना है? 4.2। कितना आएगा भाई ये? अच्छा ये 13.6 होता है ना? 13.2 नहीं होता, ये 13.6 होता है भाई। चलो तो कितना आ जाएगा ये? 6 - 2 4, और 13 - 4 9.4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी है। हमें क्या पूछा है? कितना पोटेंशियल हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें। हमें पता है EVS किसके बराबर होगा? इसी एनर्जी के बराबर, तो 9.4, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? 9.4 वोल्ट, और ये निगेटिव पोटेंशियल है, ध्यान दें। तो हमारा आंसर आएगा ये वाला -9, क्योंकि हमें उसको अपोज कर रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यार इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डबल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस, नहीं ये कैसे बताऊं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा, अगर उसकी एनर्जी क्या रही, पाई नॉट या डब्लू नॉट जो भी लिखते हो, अगर उससे ज्यादा रही इंसिडेंट फोटोन, तो हो जाएगा। पहला तो नहीं हो, ये कैसे पता कि नहीं हो? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में और में नॉट टेक प्लेस, ठीक, अगर इससे ज्यादा रहा हो जाएगा, नहीं रहा तो नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, नहीं भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो घट जाएगी, देखो यहाँ सी बाई लैम्डा -5। अगर तुम क्या कर रहे हो, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो घट जाएगा ना भाई। कह रहा है नहीं, तो ये तो नहीं सही कह रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज, सही बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए? अंडर द कंडीशन दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ डबल वेवलेंथ इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, सही बात है, ठीक है। एनर्जी जो है फोटोन की वो क्या होनी चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ डबल वेवलेंथ इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ, सही बात है। इससे क्या होनी चाहिए एनर्जी उसकी? ज्यादा होनी चाहिए। तो सही बात है, इसके दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, मतलब बी भी सही हो सकता है, इसका डी, मतलब दोनों सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तेरा लेट पी एंड डी डिनोट द लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो कह रहा है वेवलेंथ घटा दी गई, एनर्जी क्या होती भाई? अगर वेवलेंथ घटाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होती है? एच, तो मतलब एनर्जी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, मतलब दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन था, आसान सा, आगे बढ़ो। इसका बताओ क्या, रेडिएशन प्रेशर ऑन एनी सरफेस, चलो इसका बता दो भाई।
क्या होगा देखो फट से और बताओ। रेडिएशन प्रेशर क्या होगा? इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। अच्छा। इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड इंटेंसिटी। ठीक है। डिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ सोर्स फ्रॉम विच एंड द नेचर ऑफ। बताओ रेडिएशन प्रेशर का फार्मूला क्या पढ़े? क्या पढ़े हो भाई? पढ़े हो ना 1 + R I/C, यही ना पढ़े हो? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा, परफेक्टली रहा तो आर की वैल्यू 1। अगर एब्जॉर्बिंग रहा तो R0। अगर 30% कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो सरफेस पे भी डिपेंड करेगा और उसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस एंड, ये ऑप्शन करेगा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। देख लो भाई, सही है ना? एक बार देख लो। थ्योरी के जो क्वेश्चन है सबसे कम क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। क्या है? कम क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब जो थ्योरी का क्वेश्चन है उससे बात नहीं आएगा। जो भी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए उससे बात नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन, सब कुछ कवर है क्योंकि एक्चुअल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन फोटो इलेक्ट्रिक emission। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। नहीं, एम्पलीट्यूड पे तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ ये सही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। above the threshold frequency maximum kinetic energy is inversely to the frequency of light। नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई फ्रीक्वेंसी के, इनवर्सली थोड़ी होती है। यहाँ क्या लिखा है? ये रॉन्ग लिखा। इसका मतलब ये भी रॉन्ग। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस बात पे डिपेंड नहीं करती ना कि वेवलेंथ क्या है। चलो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। विच आर द फॉलोइंग ट्रू इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ जाए। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसका बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू अ फील्ड, इट इज मूविंग। तो दो केस है। ये पहला केस है आपका और ये दूसरा केस। देखो फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन मोशन इधर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है आपने? नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स होती है वो कहाँ लगती है? फील्ड के। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? निगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज। फोर्स कहाँ लगती है? फील्ड के जस्ट अपोजिट। इसका मतलब है कि जिधर उसका मोशन है उधर ही उस पे फोर्स लग रही है। तो आपने पढ़ा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना उसकी। इसका मतलब है फोर्स भी तुमने लगा दिया, मतलब उसमें एक्सीलरेशन आ गया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घट जाएगी। करेक्ट। तो पहला कह रहा है इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ठीक है, सेम नहीं। हमें तो ऑप्शन मिल गया एग्जाम में। एग्जाम को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर मिल जाए। दो डिक्रीजिंग होता तो उसको चेक करते एग्जाम में। एग्जाम में नहीं चेक किया था, प्रैक्टिस के टाइम चेक किया था बस। चलो इसको देख लेते हैं भाई। फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन में है, आपको पता है जब कोई चार्ज क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगी और वो एक सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। तो तुम्हें पता है फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये कौन सा मोशन करेगा भाई? एक सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। और कौन सा पाथ शो करता है, कौन सा मोशन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और तुमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि स्पीड कांस्टेंट होती है, वो नहीं बदलती। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डी ब्रोगली है, जब ये बदल ही नहीं रही है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं बदलेगा, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी आर इन द रेशियो, ठीक है। If light of frequency f and 2f are incident on the surface of A and B, ठीक है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज, पहले बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही ना? ठीक है। कह रहा रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज एफ इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके ठीक है। 2f इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमसे एक्चुअल में क्या कह रहा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये फाई नॉट होगा ए का अपॉन पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ए एच न्यू टू होगी, उसने एफ से लिया है, कोई मसला नहीं है। अब जो क्वेश्चन में दिया उसको रख दो। कह रहा वर्क फंक्शन किस रेशियो में है, 1:2। अब देखो 1:2 का मतलब है कि जो फाई ए अपॉन फाई बी है वो 1/2 ऐसा कहना। और जो न्यू 1/2 है फ्रीक्वेंसी है, वो भी क्या है, 1:2 है। ठीक है। अब देखो, अब यहां से आंसर आ जाए। अब यहाँ पे रख दो एच, न्यू 1 को न्यू 1 ही रहने दो, फाई ए को फाई ए ही रहने दो। अब देखो फाई बी क्या होगा, यहाँ से न्यू 2 आएगा कितना, एच टाइम्स 2 μ1, यही ना? देख लो, यहाँ इस रिलेशन से यहाँ रखना है। फाई बी क्या आएगा, 2 टाइम्स फाई ए। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, नीचे से 2 कॉमन है, एच न्यू 1 माइनस फाई ए 2 कॉमन ले लो। देखो यहाँ भी सेम आया, एच न्यू 1 माइनस फाई, ये कैंसिल हो जाए, देखो कैंसिल हो गया। और रेशियो क्या आ गया, 1:2 का। हमारा आंसर आ गया 1:2। बस हमें वो डेटा को यहाँ पे पुट करना था रेशियो, हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, बताओ क्या होगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम बढ़ा दें इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैक्सिमम नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी, देखो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये याद रख लो भाई, इंडिपेंडेंट होते हैं किसके, दो ही पॉइंट याद रख लो, सिवरी हो जाएगी। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और जो हमारा करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। तेरा वर्क फंक्शन विल रिमेन अनचेंज, सही बात है, वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा, वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा, वर्क फंक्शन भी इंडिपेंडेंट होता है किसका, इंटेंसिटी का। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज, नहीं तो डिपेंड ही नहीं करता। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो भी डिपेंड नहीं करती, मतलब तीनों नहीं करते, याद रख लो ये। वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इंडिपेंडेंट होते हैं वेलोसिटी के। और जो करंट होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है किसके, फ्रीक्वेंसी। यही दो पॉइंट याद रख लो, सब कुछ हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं, एक हेवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स व्हिच फ्लाई ऑफ विद वेलोसिटी इन द रेशियो दिस। न्यूक्लियाई का रेडियस आपने पढ़ा होगा, रिलेशन क्या है भाई, जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास टू द पावर 1/3 ना। कह रहा है एक न्यूक्लियस था, रेस्ट था, ब्रेक कर गया। ब्रेक का मतलब फट गया, कुछ भी हो गया, मतलब मोमेंट तो कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं, जो ब्लास्ट जो टूटा ब्रेक हुआ वो ड्यू टू इंटरनल फोर्स की वजह से। तो मतलब हमारा जो M1V1 हो वही M2V2 होगा, ठीक। तो मैं मास का रेशियो निकाल, M1/M2 क्या आएगा भाई, V2/V1। और हमें क्या दिया हुआ है,
हमें जो दिया हुआ है M1/M2 कितना है भाई, मास का रेशियो V2/V1, ये V1/V2 है। तो V2/V1 क्या आएगा, 1:8 आएगा ना, क्योंकि ये V, अरे भाई ये V1:V2, ठीक। और हमारे फार्मूले में V2/V1 है, ठीक है। चलो R1/R2 क्या होता है भाई, M1/M2 मतलब वही मास है उसका। M1/M2 क्या रख दोगे यहाँ पे, 1/8 टू द पावर 1/3। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया भाई, 1:2 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, ये साइज आ गई इसकी, मतलब रेशियो ऑफ रेडियाई। वैल्यूम पूछेगा तो वैल्यूम क्या कर दोगे, आर का क्यूब कर दोगे, मतलब 1:8 आता। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ऑफ मॉलिक्यूल्स। एकदम मैंने एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए, बड़ी मेहनत से आए, ढूंढ ढूंढ के। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हिच आर, इसमें कुछ जे के भी मतलब अभी नहीं आए, अभी आएंगे लास्ट। एंड हीलियम व्हिच आर एट टेम्परेचर 27 एंड 127 डिग्री सेल्सियस, बताओ। हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा, पहले डी ब्रोगली का फार्मूला बताओ, H/m इंटू वी। लेकिन यहाँ पे हमें गैसेस की बात करना है, टेम्परेचर की बात करना है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड ली जाएगी वो कौन सी है? वो आरएमएस स्पीड निकालनी, क्योंकि टेम्परेचर आपको मेंशन किया हुआ, वो आपको पता है वी आरएमएस क्या होता है। वी आरएमएस आपको पता है क्या होता है भाई, 3 RT/N, यही होता है। अगर मैं इस पूरे टर्म को यहाँ ला के रखूँ, पूरे टर्म को, मैंने यहाँ स्मॉल एम है तो यहाँ भी स्मॉल एम से कंसिडर कर, ठीक है। चलो यहाँ पे ला के मैं रखूंगा H/m, वी आर एम एस लाओ, लाओ भाई 3 × R × C/M। अगर मैं इस एम को अंदर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, M² हो जाएगा। तो ये वाला एम से एम क्या हो जाएगा, जो जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, क्योंकि आपको रेशियो चाहिए, रेशियो में जो चीज कांस्टेंट होती है उसको हटा दिया जाता है। H को हटा दो और 3R को हटा दो, मास और टेम्परेचर नहीं, मास तो अलग है, टेम्परेचर भी अलग, इसको रूट के अंदर ले जाओ। जब आप इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो M² हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का एक एम कैंसिल हो जाएगा, MT आ जाएगा। मतलब हमारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √MT, मतलब मास और टेम्परेचर है। बस आंसर निकाल लो, λ1/λ2 इनवर्स है, इनवर्स है तो M2T2 ऊपर रखना पड़ेगा और M1T1 डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। चलो भाई M2 कौन है, M1 कौन है, हाइड्रोजन है। पहला हाइड्रोजन है ना, दूसरा हीलियम है। हीलियम का मास कितना होता है, 4। हीलियम तो मोनो एटॉमिक होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो होता नहीं वो, लिखा लिखा ना। वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए उसमें मॉलिक्यूल्स लिखा है। ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स का मतलब हाइड्रोजन नहीं, H2 है वो। T2 बताओ, T2 कितना है भाई, T2 है, केल्विन में रखना पड़ेगा, 400 केल्विन, तो यहाँ 400 रख दो, अपॉन M1, M1 का मतलब हाइड्रोजन है, H2, दो का मास होगा 2, तो 27 है, 27 का मतलब होगा केल्विन में 3 है, दो जीरो से दो जीरो हटा दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, √8/3। या इसको ये भी लिख सकते हो, 2 बाहर ले लो, √2/3। अब ऑप्शन देख, कह रहा है 1/2 नहीं, √8/3, ये आ गया, 1 नहीं, ये ये भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते, कह रहा है बोहर्स मॉडल में, देखो चल ले लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है। इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, जिसने केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया उसको फिजिक्स का पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन कम लिए गए। द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम। अच्छा, फोर्स क्या होती है भाई,
फोर्स क्या होती है? mv² बाई, यही ना? मास को कांस्टेंट रखो, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? क्योंकि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के फॉर्म में, किस फॉर्म में बताना है? ये जो एन है ना भाई, एन एन क्या है? एन जो है आपका क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ गए? प्रिंसिपल। चलो, हमने वी पढ़ा होगा, बताओ एटॉमिक स्ट्रक्चर में वी क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई? तो पूरा फॉर्म लिखते हो 2.18 लिखते हो इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन, तो किसके प्रोपोर्शनल है? सिर्फ प्रोपोर्शन के साइन लिखो, जेड बाई एन की हमें एन चाहिए सिर्फ। तुम रेडियस पढ़ते हो, क्या लिखते हो? 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रम में लिखते हो। मैं सीधा प्रोपोर्शन लगाऊंगा एन स्क्वायर बाई जेड, अब इसको लाके यहाँ पुट कर इस फार्मूले में। वी स्क्वायर क्या है भाई? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, करेक्ट। और नीचे है आर, आर किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ आर है एन स्क्वायर बाई जेड। जेड ऊपर चला जाएगा तो जेड क्यूब आ जाएगा, और एन की पावर 4, मतलब किसके प्रोपोर्शनल है फोर्स? जेड क्यूब बाई एन की पावर 4, मतलब 1 अपॉन एन की पावर 4। कौन सा ऑप्शन है? अगर जेड से पूछता तो जेड क्यूब हो जाता, ठीक है। और ऑप्शन में कोई जेड वाला भी होता तो हम उसको ले लेते, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो ये भी उसी का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनर्जी? इतनी कब आई हो? किस एन पे ये एनर्जी आती है बस? एंगुलर मोमेंटम सबको पता है क्या होता है भाई, एम वी आर। और वो किसके बराबर होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, यही होता है, ठीक है। हमें एक्चुअल में एन चाहिए, बताओ एन ये किस पे आता है? एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या है? -13.6, और हाइड्रोजन है 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और एनर्जी कितनी आनी चाहिए? एनर्जी कब इतनी आएगी? जब एन की वैल्यू क्या रखना, बताओ? 25, 25 पंचे 125, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। 5 रखोगे तो वही आएगी, देखो। मतलब हमारा आंसर मिल गया, एन की वैल्यू क्या रखना है? 5, तो क्या आ जाएगा भाई? एन की वैल्यू 5 रखोगे जब, तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा बताओ? 5h/2 पाई। कौन सा आंसर है भाई? सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो अगला क्वेश्चन है, फॉर ए न्यूक्लियर टू बी स्टेबल, अगर कोई न्यूक्लियस है, हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करें, करेक्ट रिलेशन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कह रहा है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, मतलब एन और जेड। कह रहा है एन और जेड के बराबर हो, या न्यूट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन से। सही बात है, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो कूलाम्बिक रिपल्सन बढ़ता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपेल ही तो करेंगे। चलो बताओ भाई, या ये वाला ऑप्शन? अच्छा, ये कौन सा है? ये गलत दिया हुआ मुझे, ये इसको चेंज करो भाई थोड़ा सा, ये वाले को थोड़ा सा चेंज करो। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, तब कैसा होगा? ये होगा ऐसा कुछ, एन ऑप्शन ऐसा होगा, एन ग्रेटर, एन ग्रेटर आर इक्वल टू से, ऐसा ऑप्शन बना। चलो बताएं भाई, आप बताओ आपका आंसर क्या है? क्या पढ़े हो भाई, जल्दी बताओ, इसको हटा दो। हमने क्या पढ़ा है? n/z रेशियो क्या होना चाहिए अगर 1 के बराबर? ये किसके लिए जनरली यूज होता है? ये लाइटर न्यूक्लियाई, किसके लिए? लाइटर मतलब जो, इनके पास प्रोटॉन्स का मतलब हल्के न्यूक्लियाई, इनका मास कम है ना। एक कंडीशन और लगती है जब n/z, ये किसके लिए लगता है? ये बड़ा होना चाहिए, किसके लिए? हैवी न्यूक्लियाई के लिए। मतलब ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है भाई? ये आपकी स्टेबिलिटी की कंडीशन, किसकी कंडीशन है? ये किसके लिए? लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, और ये हैवी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई?
वन के बराबर होते हैं जनरली लेटर न्यूक्लियाई के लिए। और न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए प्रोटॉन से, N/Z रेशियो किसके लिए? वन के जितना करीब होगा उतना बढ़िया है, समझ गए? मतलब अगर बड़ा भी आ जाए, मतलब कोई ऑप्शन तुम्हें ऐसा दिया है 1.01, 1.1, 1.09, 1.02, कहा जाए ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। तो बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है जो वन के करीब होगा? समझिए, जो वन के करीब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Two nucleons are at a separation of this, कह रहा दो न्यूक्लियॉन्स है, कह रहा उनको सेपरेट रखा गया है, कितनी दूरी पे? इतनी दूरी पे, ठीक है। नेट फोर्स बिटवीन देम इज F1, कह रहा अगर दोनों न्यूट्रॉन है, आपको पता है जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगेगी, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगेगी, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, ये क्या होती है भाई? ये क्या होती हैं? ये क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। समझ गए? तो पता ही होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस? अच्छा, ऐसे नीचे कुछ एक्स्ट्रा आ गया, इसको मत देखना, ये नहीं, ये हटा दो। ये नहीं है, ये है ही, ये कुछ नहीं, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चन। तो जो तो बोलेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, देखो ये क्या लिखा हुआ है, Z/N, हमने अभी पढ़ा कि N/Z 1 से बड़ा होगा। Z/N करोगे तो छोटा होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, N/Z ज्यादा होना चाहिए। कह रहा है कि अनस्टेबल हो जाएगा, सही बात है, ये तो अनस्टेबल ही रहेगा फिर, पहला तो करेक्ट है। कह रहा है लो बाइंडिंग एनर्जी, हाँ ये भी करेक्ट है, जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो एक दूसरे स्मॉलर बाइंडिंग वैल्यू, करेक्ट, जितने पास पास होंगे, आर छोटा होगा, जितना डिस्टेंस कम बाइंडिंग वैल्यू मतलब बहुत कम रीजन में, मतलब उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। हाई पैकिंग फ्रिक्शन नहीं, ये तो नहीं होगा ना। हाई लो बाइंडिंग एनर्जी, हाई पैकिंग फ्रिक्शन नहीं, हाई पैकिंग फ्रिक्शन किसके लिए होता है? पैकिंग फ्रिक्शन जितना स्ट्रॉन्ग, पैकिंग फ्रिक्शन का मतलब बहुत बाउंड है एक दूसरे के, या बहुत ही अट्रैक्ट, ये तो स्टेबल की कंडीशन, ये तो स्टेबल की कंडीशन है, समझ गए? इसका मतलब यहाँ पे पूछना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आर लिखा हुआ है, देखो दिस आर लिखा, इज नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमारे तीन ऑप्शन आ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसका बताओ। The masses of neutron and protons are this. If the neutron and protons combine to form a helium nucleus, ठीक है, of mass this. The binding energy of the helium nucleus is, बताओ क्या होगा? क्या होगा भाई बताओ, masses of neutrons और protons दिए हुए, क्या होगा भाई जल्दी बताओ, कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपको मासेस दिए हुए किसके? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मासेस आपको दिए गए, कैसे निकालोगे भाई? क्या फार्मूला है, जल्दी बताओ भाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी निकालो। हम्म, कह रहा वो कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, अल्फा पार्टी, इसका मास है, बाइंडिंग एनर्जी बताओ, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हो भाई? पहले मास डिफेक्ट निकाल लो, क्या निकालते हो बाइंडिंग एनर्जी? ज्यादा फार्मूला डेल्टा एम। हम्म, मास डिफेक्ट निकाल लो डेल्टा एम, ठीक है, क्या होता है? इंटू C², यही ना। मास डिफेक्ट निकालने के बाद कह रहा है कि उसको किस में कन्वर्ट करो, मेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या करना है उसको आप, ये डायरेक्ट मास डिफेक्ट निकाल के क्या करो, 931 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला काम है क्या निकालना है आपका, मास डिफेक्ट। तो पहला काम आप निकाल लें मास डिफेक्ट, क्या निकाल लें?
फिर उसको 931 से क्या कर दें, इंटू कर दें 931 से करके, तो आपका पट से आ जाएगा। ठीक है, इसको तो कर ही लोगे, तो आसान है। आगे बढ़े, चलो। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी फिर आ गया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस पर न्यूक्लियन एंड अल्फा पार्टिकल इज दिस, देन फ्यूजन। ये भी तो आसानी है भाई। तो हमसे पूछा एनर्जी कितनी रिलीज होगी, क्या बना है भाई, हाइड्रोजन नहीं है, ये हीलियम होगा ना। यहाँ पे एच ई होगा, ई होगा, ई। तो क्या करोगे, कितने प्रोटॉन है उस तरफ देखो, कितने मास है, 4, तो 4 इंटू, डायरेक्ट में निकाल, थोड़ा सा निकाल देता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी कितनी भाई, 7.047, दिस माइनस इधर कितने, टोटल मास प्रोटॉन के, दो इधर दो इधर, सेमी है, अलग अलग निकालने से अच्छा एक ही साथ निकाल दो, 4 कर दो, 4 इंटू कितना एनर्जी इसकी, 1.112। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें, आपका फाइनल आंसर आ गया, कितना आ रहा है अभी, 28। हम्म, क्या था वो दिख रहा है ये। तो ये देखो सब आसान, ये सब आसान होते हैं भाई, कितने हैं यहाँ पे, कितना प्रोटॉन है, 4, मास 4 ही है ना इसका। इसका देखो कितने प्रोटॉन, तो इसके कितने प्रोटॉन, तो सीधा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है भाई, सेम ही है ना दोनों में, तो फटाफट आपका आ जाएगा आंसर। देखो वही से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम एटम इज दिस, ट्यू ड्यूटेरियम, तो सेम वही क्वेश्चन है, कोई फर्क ही नहीं, सेम वही क्वेश्चन ही है, देखो सेम वही क्वेश्चन। क्या करना है, कुछ नहीं, कह रहा है कि दो हीलियम न्यूक्लियाई क्या हुए, दो ड्यूटेरियम कंबाइन, दो ड्यूटेरियम का मतलब दो 1s2 कंबाइन, और क्या बना देंगे, एक हीलियम न्यूक्लियाई, बस। कितनी एनर्जी रिलीज हुई भाई, यही क्यों पूछा, प्रोडक्ट में क्या है भाई, कितने हैं टोटल, 4 ही तो हैं। ठीक है, 4 इंटू क्या करोगे भाई, 4 इंटू 7, डायरेक्ट माइनस इनके मास ऐड कर दो, कितने, 4 इंटू कितना है भाई, 1.21, बस आंसर आ गया आपका। Thanks. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस, वो वाला खुद से कर लेना, न्यूक्लियस अंडरगोस अ सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द स्कीम। ठीक है, कह रहा फाइनली ई का दिया हुआ है, जो ई हमारा प्रोडक्ट है, ई कह रहा है इसका जो एटॉमिक नंबर वो 69 है और मास नंबर 170, तो हमें रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स। कह रहा है गामा इमिशन हुआ, आपको पता है, तो हम रिवर्स चल रहे हैं ना, मतलब हम क्या चल रहे हैं भाई, हम रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स। कैसे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं रिवर्स, यहाँ से चलते हैं, 69 है और 172 है, पीछे था गामा, तो सी में कोई चेंज ही नहीं होगा, जो रहा होगा वही रहा होगा, ये गामा इमिशन में या के कैप्चरिंग में कुछ नहीं बदलता ना, पता है ना। चलो, C69 है और ये हो गया। अब बताओ बी क्या होगा, बी में क्या होगा, अल्फा इमिशन हुआ, मतलब इससे एटॉमिक नंबर 2 कम हुआ रहा हो, मतलब 71 रहा, और मास 4 कम हुआ होगा, तो कितना रहा होगा, 176 रहा होगा, करेक्ट। उसके पहले बीटा इमिशन हुआ है, अच्छा बीटा तो दिया ही नहीं है, बीटा नहीं दिया है तो बीटा माइनस सी मान लेते हैं, ई सी, ये डी होगा एक्चुअल में, ये एक्चुअल में डी है और ये सी है, ठीक है, तो हमारा ये एक्चुअल में डी है और ये हमारा जो है वो सी है, ठीक। हम इसको बीटा माइनस एज्यूम किए थे, अभी ऑप्शन से देख लेंगे, हम इसको बीटा माइनस एज्यूम कर लेंगे, अगर बीटा माइनस रहा होता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एक एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो 70 हो गया होगा और ये 176, पीछे ए था, अल्फा इमिशन हुआ, अल्फा के लिए 2 घटा रहा होगा, तो यहाँ पीछे 72 रहा होगा, यहाँ पे 2 कम हुआ रहा होगा, अब ऑप्शन पे कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 72, atomic number of A is 72, mass number of B is 176,
एटॉमिक नंबर ऑफ डी इज 69। इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मतलब चौथा ऑप्शन नहीं, मतलब ऑल ऑफ दिस। मतलब वो एक्चुअल में बीटा दिया, अगर ना दिया हो तो आप उसको बीटा माइनस ही एज्यूम करेंगे, याद रखें इसको, ठीक है। अगर बीटा माइनस नहीं लिखा है तो भी आप बीटा माइनस एज्यूम करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दो भाई, तो थ्योरी का क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टर। मतलब अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट्स, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और रिएक्शन की कम है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं। रिएक्शन कैन नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, नहीं, गलत बात। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नहीं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाँ, ये करेक्ट है। और रिएक्शन कैन नॉट, अगर कैन नॉट लिखा हुआ इसलिए ये भी रॉन्ग। तो ये तो रॉन्ग ही। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी स्पॉन्टेनियसली। आगे बढ़ते हैं। तेरा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर मूविंग। तो यहाँ मूविंग भी है। यहाँ पे क्या है, एक तक छोटा सा मूविंग, मूविंग टुवर्ड्स एक कार्बन का न्यूक्लियस है, क्या है, मान लो ये कार्बन का नहीं, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। तो क्या हो रहा है, ये एक प्रोटॉन जा रहा है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। और इसी की तरफ एक न्यूट्रॉन भी जा रहा है। न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं। दोनों की वेलोसिटी सेम है। कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं दोनों? 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। देन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर बोथ पार्टिकल्स आर इक्वली लाइकली टू बी एब्सॉर्ब। बताओ, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। कार्बन का न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? कूलाम्बिक रिपल्सन होगा। कूलाम फोर्स लगेगी, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहला तो रॉन्ग। दोनों इक्वली कैसे एब्सॉर्ब? प्रोटॉन हैज ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एब्सॉर्ब। नहीं नहीं, प्रोटॉन की तो प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि उसको वो न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। न्यूट्रॉन हैज ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एब्सॉर्ब, सही बात है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो जाके एब्सॉर्ब हो जाए। नाइदर ऑफ पार्टिकल विल एब्सॉर्ब, समझिए। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ जाए। चलो, इन कुछ सेमीकंडक्टर के आगे चलो। मॉडर्न फिजिक्स तो कहीं से भी आ सकता है। In an n-type semiconductor, which of the following statements is true? तेरा electrons are majority carriers and trivalent atoms are dopants। नहीं नहीं, n टाइप का बनता है जब उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है ना। आर्सेनिक हो, एंटीमोनी हो, ये सब पेंटावेलेंट, या फास्फोरस हो, बिस्मथ, तो ये सब ना। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स तो होते ही, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये गड़बड़, ये गड़बड़। क्योंकि अगर तुम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का ऐड करोगे एन टाइप में, तो मसला हो जाएगा ना। कार्बन सिलिकॉन के अगर वो होंगे, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये चार तरफ से कनेक्टेड रहते हैं, चार और सिलिकॉन से। अगर तुम किसी एक को हटा के किसी ट्राईवेलेंट को रखोगे, तो चार बॉन्ड फिर बना कहाँ पाएगा? ये तो तीन ही बॉन्ड बना हुआ था, जो होल क्रिएट हो जाते हैं ना फिर। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, नहीं, ये भी गड़बड़ लिखा हुआ है। माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होगी, तो इस बार इधर वाला स्टेटमेंट आधा गड़बड़ है, उधर वाला सही है। पेंटावेलेंट एटम, इतना ये तो सही है कि पेंटावेलेंट एटम प्रोपेंट होता है, ये भी गलत। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। अच्छा नहीं, ये तो सही है, होल्स, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे तो होल ही तो माइनॉरिटी होंगे। हाँ, तो ये तो सी तो सही है।
होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नहीं होल्स माइनॉरिटी होते हैं, और पेंटावैलेंट ही एटम्स की डोपिंग होती है। इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ जाए। चलो, कह रहा फॉरबिडन गैप बिटवीन टू एनर्जी बैंड इज। फॉरबिडन गैप क्या होता है, हमें पता है फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऑप्शन देखते हैं। इंटरवल ऑफ एनर्जीज कैन नॉट है, क्या लिखा है, इंटरवल ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वैल्यू टेकन बाय एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, नहीं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी वैल्यू कंडक्शन, हाँ ये सही। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन इसका बता दो भाई, ये केमिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो आप, इसको केमिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, सही बात है, सब एक ही ग्रुप के हैं। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, सब पढ़े हो ना पी ब्लॉक में, सब देखो एक ही ग्रुप के। हमें इसकी बात चल रही है, ऊपर वाले के तीनों। देयर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप। कह रहा कार्बन का एनर्जी गैप कितना है, फॉरबिडन गैप। सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg, और Eg ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कार्बन का सिलिकॉन से ज्यादा होगा, सही बात है। कार्बन की क्या होगी भाई, फॉर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाने पे, मैं केमिस्ट्री से सॉल्व कर रहा हूँ, फिजिक्स से नहीं। डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से निकल जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो फॉरबिडन गैप होगा वो कार्बन का होगा, देन सिलिकॉन का होगा, देन जर्मेनियम का होगा। मैंने केमिस्ट्री से सॉल्व किया, ठीक। अब मैं ऑप्शन पे आता हूँ। कार्बन का सिलिकॉन से ज्यादा, करेक्ट। कार्बन का सिलिकॉन से कम नहीं, दोनों का बराबर कॉस्ट कभी हो ही नहीं सकता। सिलिकॉन का ज्यादा जर्मेनियम से, ये भी सही। अगर एक ऑप्शन होता तो इसको उल्टा कर देते तो फिर सही हो जाएगा, फिर ये नहीं रहेगा, फिर ए बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कार्बन सिलिकॉन बोथ है लैटिस स्ट्रक्चर, फिर देखो उसी पे बेस क्वेश्चन कह रहा है दोनों का लैटिस स्ट्रक्चर सेम, दोनों के लैटिस स्ट्रक्चर सेम है, हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। कह रहा है कार्बन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वेयर सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ऐसा क्यों, बताओ। कह रहा है सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, लेकिन रीजन वही है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल ही नहीं पाएंगे आसानी से ना, उसको निकालने के लिए एनर्जी बहुत लगानी पड़ेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, इंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे, वैलेंस बैंड से। फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है, किसका, कार्बन। तो ऑप्शन पे आते हैं। इन केस ऑफ कार्बन द वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ये कोई रीजन थोड़ी है, सबको पता है। इन केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अच्छा। Four binding electron in the case of carbon lie in the second orbit, whereas in the case of silicon they lie in the third orbit. हाँ ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। फोर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कार्बन लाई, नहीं कार्बन में कहा थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, कार्बन तो है 2,4, सिलिकॉन क्या है भाई, 2,8,4, ये है ना, ये तो दो, ये तो इसका तो वैलेंस सेकेंड सेल में, ये थर्ड सेल में, करेक्ट। ये के है भाई, ये के है, ये एल है, ये के है, ये एल है, ये एम शेल है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री से सॉल्व होगा आसानी से।
अब आते हैं ऑप्शन पे। ये तो बकवास लिखा था, क्या फालतू बात है। तीसरा ही सही है। फोर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकेंड ऑर्बिट। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में बाउंड है, मतलब न्यूक्लियस के पास है बहुत, उनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना बहुत डिफिकल्ट। और सिलिकॉन में क्या होते हैं, थर्ड में लाई करते हैं, न्यूक्लियस से दूरी होती है तो वो चले जाते हैं, इसीलिए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। चलो समझे, आगे बढ़ाया जाए। चलो अगला है ये। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच कैन क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर। जर्मेनियम। द बैंड गैप इज जर्मेनियम इज दिस। एनर्जी दी हुई है कितनी है भाई, एनर्जी का फार्मूला लगाओ सीधा, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब मैं इससे डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। एनर्जी किसमें दी है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 0.65। क्या लिखूंगा मैं, 12,400। वेवलेंथ किसमें आती है, एंगस्ट्रम में। इधर जाओ, इसको नीचे लाओ, तो आएगा 12,400 अपॉन 0.5, ये आएगी एंगस्ट्रम में। पूछा है किसमें भाई, ध्यान दो ध्यान दो, किसमें पूछा है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और हमारा आएगा 10⁻⁻10 में। अगर मैं इसको 65 कर दूं तो ऊपर क्या लिखूंगा, 12 4 दो जीरो और बढ़ा दूं, और नीचे क्या लिखूंगा, 65। अगर मैं इसका 4 जीरो हटा दूं, क्योंकि ये 10 की एंगस्ट्रा मतलब 10⁻⁻10 मीटर है, मुझे माइक्रो में चाहिए। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। इस 4 जीरो को इसमें एडजस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 65 इंटू 10⁻⁻6। ये माइक्रो हो गया। अब ये क्या बन गया, माइक्रो। इसको डिवाइड कर लो, 65 टू जा होता है 130। मतलब 2 के आसपास जो आंसर है वही करेक्ट। तो हम कौन मार्क करेंगे, हम मार्क तो यही करेंगे क्योंकि उसी के तो पास है, जस्ट ही। मुझे लग रहा है कि 1.9 के आसपास आ रहा है, लेकिन उस ऑप्शन में तो वही मैच होगा। चलो आगे बढ़ जाओ। आ गया डायोड ना। चलो ये बताओ, द गिवन सर्किट हैज दो आइडियल डायोड है, ठीक है। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, कह रहा है इससे कितनी करंट जा रही है। पहले करंट देखो, अगर करंट यहाँ से गई, जो मेन करंट वही तो इससे जा रही है, ये ब्लॉक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है, इससे करंट नहीं जाएगी, ये रिवर्स बायसिंग। इससे करंट, जो करंट यहाँ से जा रही वही करंट इधर चली जाएगी, मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें जाएगी ये फॉरवर्ड बायस। बस करंट यहाँ से निकले, यहाँ से आएगा दम, तो निकाल लो फट से। आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है, 10 वोल्ट। जो करंट इधर जा रही है इधर जा रही है, 2 और 2 दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि दोनों में करंट सेम जा रही है। कितना आ रहा है, 10/4 कितना होता है भाई, 2.5 एम्पियर। हमारा आंसर आ गया 2.5 एम्पियर। ये तो आसान, ये तो आसानी था भाई, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। आगे बढ़ो, इसका बताओ। कह रहा है, if a current in diode is 5 times that in R1, मतलब अगर इसमें करंट आई जा रही है तो इसमें करंट जो जा रही है वो 5 आई जा रही है, ऐसा कह रहा है। एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ डायोड, कह रहा है ये कितना झेल सकता है मैक्सिमम, 6 वोल्ट। तो अगर इसके क्रॉस 6 वोल्ट है तो ये पैरेलल में, तुम्हें भी पता है इसके क्रॉस 6 वोल्ट है। अगर इसके क्रॉस 6 है तो हमें पता है इसके क्रॉस, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना आता है, 30। अगर दिया है इसका कितना, 6 वोल्ट, तो इसका कितना आएगा भाई, कितना आएगा इसका, इसका आएगा 24 वोल्ट, यही ना आता है भाई। देख लो भाई, देख लो अच्छे से, कितना समझिए। अब मैं इसमें करंट निकाल, इसमें कितनी करंट जा रही, V बाई आर। V कितना है, 6।
1 किलो में, किलो मतलब 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा 6 × 10 की पावर -3 एम्पियर। मतलब ये आया 6 मिली एम्पियर। इसमें जा रही है इधर। तो बाकी कहाँ गई? अगर इधर 6 गई, कह रहा है इसमें इसका जस्ट 5 टाइम्स जा रही है। इसका मतलब है कि जो इसके अक्रॉस जो करंट गई है वो कितना हो जाएगी फिर? वो हो जाएगी 5 टाइम, तो 6 × 5 = 30। तो इसके अक्रॉस जो करंट जाएगी वो तो 5 टाइम्स हो जाएगी ना भाई। तो 30 मिली एम्पियर मतलब जो टोटल करंट यहाँ से गई है वो इन दोनों का सम होगी। एक 30 एम्पियर है और एक 6 एम्पियर है, तो यहाँ से जो करंट निकली है वो 6 + 30 निकली होगी। और हमें पता है V बराबर आई आर होता है, तो 24 = I कितना गया इधर, ये दोनों का सम। 36 मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3 × R। हमने लगा दिया V = IR। यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 24/36 ऊपर आ गया 10 की पावर 3 और यहाँ से आ गया 8। 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 जा, नहीं 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। इससे डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 6 जा, 6 से डिवाइड हो रहा है। 12 2 जा, 12 3 जा, 2/3। 2/3 का मतलब ओम में है, अच्छा 2000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 2000/3। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। क्योंकि बोला था उसने अगर इसके क्रॉस 6 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, अगर इसके क्रॉस 6 टोटल 30 है तो जो बचा वो इसके क्रॉस आ जाता है। ये तो लॉजिक। पहले करंट इसमें निकाल लो कि इसका वोल्टेज पता है तो इसका ही पता है। यहाँ से करंट आ गया, उसने बोल दिया कि इसमें कितनी करंट गई है, जस्ट इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स ले लो यहाँ पे, और यही दोनों मिला के यहाँ से गई होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है जेनर डायोड हैविंग 8 नाउन वोल्टेज कितना है भाई? 15 वोल्ट। अगर ये 15 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा भाई? यही तो लॉजिक है एग्जाम में जल्दी करने की। 15 वोल्ट। अब इधर आ जाते हैं। सप्लाई कितने की? 20 की। इधर इसके अक्रॉस 15 है तो इसके अक्रॉस कितना होगा वो पता है, 15 और 5 20। क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बस वोल्टेज दे दो। यहाँ से करंट निकाल लो, कितनी करंट आएगी भाई? V/R। V कितना है? 15। कितना किलो है हमें? 1000। किलो को मैंने ओम बना दिया तो कितना आया? 15 मिली एम्पियर। मतलब 15 × 10 की पावर -3 एम्पियर, तो कितना आ गया भाई? 15 मिली एम्पियर। ये मुझे पता चल गया। पूछा क्या है? डायोड से करंट बताओ। किससे करंट बताओ? अच्छा, इससे कितनी करंट जा रही है? तुम्हें इसका वोल्टेज पता है, यहाँ से मेन करंट कितनी जा रही है, क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस तुम्हें पता है। इसको मैंने I1 मान लिया, ये मेन करंट। अब मैं I निकालूंगा फिर से। मुझे पता I कैसे निकलेगी। कैसे निकलेगी भी? V/R से। V कितना है? 5। R कितना है? 250। डिवाइड करो, कितना आया? 1/50। ऊपर 1000 नीचे 1000, कितना आएगा? ऊपर नीचे 1000 मल्टीप्लाई कर दो, मिली एम्पियर बनाना है ना। डिवाइड कर दो, कितना आया? 20। 20 × 10 की पावर -3। -3 का मतलब मिली एम्पियर। मेरा आंसर आ गया 20 मिली एम्पियर। कितना आ गया भाई? मेरा आंसर आया है कि इसके अक्रॉस यहाँ से करंट जो गई है, यहाँ से आई, यहाँ से गई है 20 मिली एम्पियर। और मैंने निकाल लिया है कि इससे 15 जा रही है, तो इससे कितनी गई होगी फिर? 5 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? करंट थ्रू डायोड हमारा आ गया 5 मिली एम्पियर। समझे? ऐसे ही करना एग्जाम। समझ आया? मजा आ रहा है? आगे बढ़े। ये बताओ, क्या दोनों का नी वोल्टेज दिया है ना? नी वोल्टेज दिया हुआ है, या उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का कितना है भाई? 0.7 वोल्ट है, और इसका है 0. इनिशियली बताया ना, ये किसकी तरह काम करेगा? जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम है ना? जो जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम है वो उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जिसका थ्रेशोल्ड कम, इसका कम है, तो ये यहाँ से कंडक्शन क्या हो जाएगी? कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी।
का मतलब ये किसकी तरह काम करेगा भाई? ये काम करता है किसकी तरह से काम करेगा? ये काम करेगा ओपन सर्किट की तरह काम। ये तो पढ़े हो। अब यहाँ कितना दिया है भाई? 12 वोल्ट। ये कितना अपोज कर रहा है भाई? हमसे ये आउटपुट पूछा वी नॉट, कितना आसान। कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, हमारा आउटपुट वोल्टेज आ जाए। कितना आएगा आउटपुट वोल्टेज? उधर से बाहर कितना अपोज है? 0.3। यही हमारा आउटपुट है। कितना आ गया आउटपुट? 11.7। यही वी नॉट। कितना आसान है, कहाँ है भाई? सी ऑप्शन है। ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जिसका नी वोल्टेज थ्रेशोल्ड कम है, कंडक्शन उधर ही से कराओ, उसको ब्लॉक करो, कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। समझ गए? और अगर पूछ ले इसमें से करंट कितनी जा रही है, तो बस वी बाई आर 2 किलो ओम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कह रहा है करंट थ्रू एन आइडियल पीएन जंक्शन श्योर। अरे देखो ये कितना वोल्ट है? 2। किससे? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रिवर्स बायसिंग। क्या करंट फ्लो करा पाए? क्या हाई वोल्टेज है ना, ये तो लो वोल्टेज है भाई। तो करंट इधर ही से आना चाहेगी लेकिन आ नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है, तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी। करंट क्या हो जाएगी? करंट जीरो हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। समझे? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। In the diagram, the input is across the terminal AC. इनपुट इसके अक्रॉस, मतलब एक तुमने एक इनपुट दिया हुआ है इसके अक्रॉस, एंड द आउटपुट इज अक्रॉस बी एंड डी। कह रहा है जो आउटपुट मिल रहा है तुम्हें वो किसके अक्रॉस मिल रहा है भाई? कोई रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ पे। तुम्हें इसके अक्रॉस आउटपुट मिल रहा है। देन द आउटपुट, पता है कौन सा रेक्टिफायर है? इसको हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। किसकी तरह काम करता है जनरली? ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। समझे? हम यहाँ पे पॉजिटिव दे, एक बार पॉजिटिव दोगे एक बार नेगेटिव, क्योंकि तुम्हारा साइनोसाइडल। एक बार पॉजिटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। तो क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में? जब यहाँ पे तुम पॉजिटिव दोगे और यहाँ पे नेगेटिव दोगे, तो क्या होगा भाई आउटपुट? आउटपुट तो आएगा, देखो आउटपुट तो आएगा किसकी तरफ? यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट है। तो ये वाले से तो जाएगी ना करंट, ये वाले से भी जाएगी। ये रिवर्स मतलब D1 D3 काम करेगा। जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, इसको माइनस इसको प्लस, तब D2 D4 काम करेगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव हाफ में एक बार D1 D3 काम करेगा और एक बार D2, फिर एंड सो ऑन, ऐसे साइन बदलती जाएगी और वो काम करता रहेगा। किसकी तरह काम करेगा ये? एक फुल वेव रेक्टिफायर। ये लोड रेजिस्टेंस है जो तुमने लगाया है, जहां पे तुम मेजर करोगे करे। समझ गए? बस यही तो देखते हैं, प्लस माइनस देख लेते हैं। अगर यही ना देखते हो भाई, कि अगर पॉजिटिव कनेक्ट रहा पी से तो जाएगा, नेगेटिव कनेक्ट रहा एन से तो जाएगा। यही तो लॉजिक। अगर उल्टा कनेक्ट रहा तो मसला हो जाएगा फिर। यही हमारा, ये इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं ना, या इसको पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव थे, ये देख लो कौन काम कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। If a full wave rectifier circuit is operating from 50 हर्ट्ज में, इनपुट तुमने कितना दिया है? 50। तुम्हें पता है फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव होता तो इनपुट और आउटपुट सेम होता। फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होती भाई, हाफ वेव में ऐसा ग्राफ आता है, ये ना पड़े ऐसा कुछ। एक एक हाफ में काम करता है पॉजिटिव, हाफ में सेकेंड हाफ में काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही फुल वेव आता है, एक फुल वेव में क्या होता है, डायोड ज्यादा यूज होते हैं, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे। देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चार्ज एक टाइम पीरियड में डबल हो जाती है। ये ना टाइम पीरियड होता है किसी, क्योंकि तुमने साइनोसाइडल वोल्टेज दिया होगा, इसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को। और उस टाइम में यहाँ 2 बार हो चुका क्वेश्चन। इसका मतलब फुल वेव में फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? रिपल फ्रीक्वेंसी।
डबल आएगी तो कितना आएगी? 100 आएगी। अगर ये हाफ वेव होता तो 50 आएगी। यही तो पढ़े हो। चलो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है एक रेड एलईडी एमिट्स लाइट एट, क्या कह रहा है? 0.1 वॉट यूनिफॉर्मली अराउंड इट। The amplitude of the electric field of the light at a distance of 1 meter from the diode is। कह रहा है एक रेड एलईडी लाइट एमिट्स लाइट ऑफ इतना वेवलेंथ। अच्छा चलो बताओ इंटेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, हाफ एफ साइलेन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू सी ना। इस फार्मूले को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इंटेंसिटी हमें पढ़ा है क्या होता है? पी बाई ए, ये भी पढ़े हो। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू सी। सब वैल्यू दी, हमसे पूछा क्या है? ये पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। बताओ ई स्क्वायर की वैल्यू हमें, अगर मैं ई का फार्मूला यहाँ से निकालूं तो सब कुछ रूट में जाएगा, देख लो सब कुछ रूट में जाएगा। टू गया ऊपर, तो ऊपर हो गया 2p, बाकी चीजें नीचे हैं, ए नीचे है, एप्सिलॉन नॉट और सी। बस सबकी वैल्यू रखो। बताओ टू है, पावर कितनी है? पावर 0.1 वॉट। एरिया क्या होगा? 4 पाई आर। डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर। वही तो आर का काम करेगा। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई? 8.85 ना। 8 होती तो यही है, इंटू 10 की पावर। एग्जाम में 9 लेके सॉल्व कर लेना, जल्दी आ जाएगा। और क्या सी है? सी क्या है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब बताओ इसी को आपको सॉल्व करना। -12 से +8 गया, कितना हो गया भाई? -4। ऊपर गया तो +4। ये कितना हो गया? 0.2। ऊपर गया तो +4 हो गया। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 12 पाई इंटू, इसको 9 लिख लेते हो। मैंने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई है, ध्यान देना। आंसर शायद थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ाया है, ध्यान देना। तुम बताओ मैं अप्रोक्स में क्या करूँ इसका? 0.2 किसका परफेक्ट स्क्वायर? हम्म ये 12 पाई, पाई कितना होता है? 3.14। तो मैं 3 ले लिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ बढ़ाया था, वहां थोड़ा कम कर दिया। 36 हो गया इंटू 9। कितना आसान हो गया। 36 6 का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर। बाहर आ गया 6 इंटू 3। 2 0 उसको दे दो भाई, वो 20 हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 10। √20 कितना होगा? 4 पॉइंट कितना होगा? √20 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2√5। और 2√5 का मतलब √5 कितना होता है भाई? 0.7। सही ना? हाँ? नहीं, कितना होता है √5? 2.3 शायद होता है। तो 4.6 आ गया। 46/18, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग। आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है, मेरी कैलकुलेशन आपके काम थोड़ी जाएगी। तो आपने क्या सीखी है, कैसे जल्दी करना, वो आपके काम की है, वो मेरे काम की नहीं है। वो आपको सीखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये था एक क्वेश्चन, ठीक है।